Hello student, in the previous lecture I have completed the exercise 1.4. So all the topics has been covered up. Now in this lecture we will see the miscellaneous exercise. So there is no new methods, there are few of the which one questions has been there. Those questions we have to see. Now in that one here you have been given a two function, one function f has been given, that has been function f of x has been equals to 10x plus 7. For that function f of x is equal to 10x plus 7, we have to find out another function g such that FOG and GOF both will become the आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो. अब कोई भी दो फंक्शन आइडेंटिटी कब होते हैं, उनका कंपोजिट फंक्शन. FOG and GOF will be identity if and only if both are inverse of each other. इसलिए यहाँ पे हम G डिफाइन इस तरह करेंगे ताकि FOG GOF आइडेंटिटी आए. तो G आपका मेनली होना चाहिए इनवर्स फंक्शन. और इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं f of x हैव बीन कंपेयर्ड विद द विच वन y से कंपेयर करो. क्लियर. फिर f of x की जगह वैल्यू डाल दो. क्या है f of x की वैल्यू 10x plus 7. तो वो 10x plus 7 वैल्यू यहाँ पे f of x की जगह वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो. ओके, 10x plus 7 इज इक्वल्स टू y लिया, उस पर से x को सब्जेक्ट बनाओ. तो x विल बिकम व्हाट, y minus 7 डिवाइडेड बाई 10. अब y की कोई भी रियल वैल्यूज़ के लिए y minus 7 रियल होगा, डिवाइड बाई 10 भी रियल होगा, यानी कि y minus 7 upon 10 ऑल्सो विल बी ए रियल नंबर. Therefore हम G डिफाइन करेंगे R2R सच दैट ये जो आपकी वैल्यू आई x इक्वल टू, उसे हम बोलेंगे G ऑफ y. फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, हमें y की ये जो वैल्यू मिली y minus 7 upon 10 इज ऑल्सो ए रियल नंबर. सो G हैव बीन फंक्शन फ्रॉम द R2R. क्लियर अबाउट इट. नाउ वी विल फाइंड आउट FOG एंड GOF. हमें क्या फाइंड आउट करना है, FOG एंड GOF. तो FOG कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, R2R. GOF भी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, R2R, क्योंकि सारे टर्म्स R2R फॉर्मेट में है ना. सो FOG एंड GOF बोथ विल बी डिफाइंड फ्रॉम R2R. ओके, तो FOG ऑफ y स्टार्ट करेंगे. FOG ऑफ y का मतलब होगा क्या, G ऑफ y लिखेंगे हम. G ऑफ y की जगह हम वैल्यू डालेंगे. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ G ऑफ y, यू कैन से y minus 7 upon 10 ले सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ G ऑफ y विल बी इक्वल्स टू y minus 7 upon 10. रिप्लेस की यहाँ पे G ऑफ y की वैल्यू. अब ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू फंक्शन f में x की जगह डालेंगे. कौन सी वैल्यू, G ऑफ y की वैल्यू आई y minus 7 upon 10, वो जाएगा f of x में x की जगह, वो जाएगा f of x में x की जगह. तो 10 एज इट इज़, ये रहा 10. फिर x की जगह ये पूरी वैल्यू डाली y minus 7 upon 10. पीछे का प्लस 7 एज इट इज़ रखा. तो 10 और 10 कट गया, y minus 7 plus 7, तो वो आंसर क्या आया, y. हो गया ना आइडेंटिटी. FOG ऑफ y इज इक्वल टू y, यानी कि वो आइडेंटिटी. सेम वे GOF डिराइव करेंगे. GOF कैसे डिराइव करेंगे बोलो तो, GOF का मतलब G ऑफ f ऑफ x होगा. f ऑफ x की जगह हम वैल्यू डालेंगे. कौन सी f ऑफ x की वैल्यू, 10x plus 7 रिप्लेस की हमने. वो 10x plus 7 वैल्यू हम कहाँ पे डालेंगे, फंक्शन G में. यानी कि ये 10x plus 7 फंक्शन G में y की जगह रिप्लेस होगी. यानी कि यहाँ पे 10x plus 7
यहाँ पे y की जगह वैल्यू डाली ना, यहाँ पे y की जगह 10x प्लस 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 10, 7 7 कट 10x बाई 10 यानी कि x। तो एफ ओ जी और जी एफ दोनों आइडेंटिटी आ गया। तो ये आपका फंक्शन g हुआ। कौन सा हुआ फंक्शन g? जी आर टू आर, जी ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। क्लियर? Next question that we have to see, that is function f has been given, that is from w to w। w यानी कि कौन सा हुआ? w that will be called as a whole number। f from w to w, f of n has been equals to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even। अगर odd है तो n minus 1, even है तो इट विल बी n प्लस 1। क्लियर? यानी कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, दैट फंक्शन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। w तो पता है ना, w का मतलब क्या होता है? w यानी कि इट विल बी डिनोट फॉर द विच वन? होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द नंबर्स विच स्टार्टिंग विथ 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि सारे नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंक्लूड होगा w में, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे। क्लियर अबाउट दैट वन? ओके। अब ये फंक्शन f का इन्वर्स निकालना है। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब मिल सकता है? तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फिर से बोलाऊं, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही इन्वर्स पॉसिबल है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं। क्या बोला मैंने फिर से? अगर फंक्शन बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 और 2 तो इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब ये फंक्शन 1 1 दिखाना होगा। तो लास्ट लेक्चर में जो 1 1 और 2 वाले और जो इन्वर्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, उस टाइम पे भी एक रूल बोला था कि अगर फंक्शन आपका, इफ योर फंक्शन हैव बीन डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 पार्ट्स, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इफ योर फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, then what? Then to obtain a 1 1 function you have to take 3 different cases। अगर पार्ट्स हुए हो फंक्शन के तो आपको केसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे फंक्शन के पार्ट्स कैसे है? दैट इज n और सेकंड पार्ट है n even। तो हम यहाँ पे पहला केस लेंगे, बोथ n1 एंड n2 बोथ आर ऑड। कौन सा पार्ट लिया मैंने? बोथ n1 एंड n2 आर ऑड। अब क्या करेंगे? नाउ फॉर द वर्ड 1 1 हमारी जो डेफिनेशन है वही यूज करेंगे। व्हाट्स योर डेफिनेशन? f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। उससे हम सम स्टार्ट करेंगे, n1 इक्वल टू n2 आना चाहिए। अब यहाँ पे n1 और n2 दोनों ऑड है। ऑड के लिए फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? n-1। तो f ऑफ n1 यानी कि n1 माइनस 1, f ऑफ n2 यानी कि n2 माइनस 1, दोनों साइड 1 1 कट होगा, -1 -1। तो बचा क्या? n1 हैव बीन इक्वल्स टू n2। दैट मीन्स फंक्शन या इस केस में तो 1 1 दिख रहा है, बट सिर्फ यही केस में 1 1 दिखे वो नहीं चलेगा, आपके बाकी 2 और केस भी लेने होंगे। एक केस कौन सा लिया? दोनों ऑड था, जो पार्ट्स है उसके अकॉर्डिंग कि दोनों n1 और n2 दोनों ऑड। अब दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? n1 एंड n2 बोथ आर इवन। क्या? बोथ आर इवन। क्या बोला मैंने? फिर से बोला तो n1 एंड n2 बोथ आर इवन। अगर दोनों इवन है तो वापस f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 लिया।
एफ ऑफ n1 की जगह even वाली फंक्शन लगेगी, यानी कि n1 plus 1 it will be applied. So opposite side it will be equals to f of n2 will be equals to n2 plus 1. So in that case 1 will be cancelled out on both the side. That means your n1 have been equals to n2. That means your n1 has been equals to n2. Clear about it? Okay. Now we will have the which one? Third case that we are taking. Third case will be what? 1 odd 1 even. Clear? दोनों ऑड 1 1 का सेटिस्फाइड हो रहा है, दोनों इवन 1 1 सेटिस्फाइड हो रहा है. अब ऑड इवन में n1 इक्वल टू n2 कभी नहीं आएगा, ऑड इक्वल टू इवन पॉसिबल नहीं है, तो वो तो नहीं आएगा. बट हमें ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए जो n1 n2 एक ऑड एक इवन के लिए वो सही ना बैठे. अगर ऐसा रिजल्ट मिला तो फंक्शन 1 1, अगर नहीं मिला यानी कि अंग में ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यूज मिली n1 और n2 का रिलेशन जो पॉसिबल हो सके, तो फिर ये फंक्शन 1 1 नहीं है. तो अब यहाँ पे थर्ड केस के लिए हम बात करेंगे. n1 क्या लिया? ऑड. n2 क्या लिया? इवन. तो f ऑफ n1 की जगह हम ऑड वाली वैल्यू डालेंगे, यानी कि n1 माइनस 1 जाएगा. f ऑफ n2 की जगह इवन वाली वैल्यू डालेंगे, यानी कि n2 प्लस 1 जाएगा. अब माइनस 1 को हम सामने ले जाते हैं तो हमें n1 इज इक्वल टू क्या मिला? n2 प्लस 2. क्या मिला? n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 2. अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्या देखना है? क्या मिला? n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 2. तो सिंपल बात है, n2 इवन. इवन नंबर में 2 ऐड करो तो n2 प्लस 2 भी इवन. अगर वो दोनों इवन है तो n2 प्लस 2 अगर इवन है तो उसकी वैल्यू n1 यानी कि ऑड नंबर इक्वल नहीं हो सकती. जस्ट लुक एट n1 यानी कि ऑड नंबर इज इक्वल टू n2 प्लस 2 यानी कि इवन नंबर, जो कभी पॉसिबल नहीं है. यानी कि ये थर्ड केस पॉसिबल नहीं हुआ. दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1. दोनों ऑड के लिए तो डेफिनेशन करेक्ट, दोनों इवन के लिए डेफिनेशन करेक्ट, और एक और एक इवन के लिए पॉसिबल ही नहीं था. दैट्स व्हाई फंक्शन इज 1 1. क्लियर? 1 1 के बाद क्या प्रूव करना होगा? ऑन टू. अब यहाँ पे ऑन टू के लिए ध्यान रखो, अगर आपका डोमेन, इफ योर डोमेन हैव बीन द विच वन नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स और द विच वन सेट ऑफ होल नंबर्स हैज बीन गिवन, so you can verify your range by just replacing the which one numbers. That means अगर नेचुरल नंबर सेट डोमेन है 1 2 3 4 5 रिप्लेस करो. If you have the domain has been the which one whole number set, that means you have to put up a which one 0 1 2 3 4 replace करो. If your domain is a which one z यानी कि set of integers है, then you have to replace the which one -2 -3 -2 -1 0 1 2 those kind of numbers, negative positive, but bunch में continuous 4 or 5 numbers you have to put up. And then after, if you are what kind of range you are getting, that you have to see, and then we have to prove that the range is equal to codomain. तो on to होगा. So here on the one side I am taking odd numbers, on the other side I am taking the which one even numbers. Odd के लिए function है n-1, even के लिए function has been the what you can say n+1. Clear about it? So now फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 0 यहाँ पे रह गया है, तो एफ ऑफ 0 मैं दिखा देता हूँ. एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 1 आएगा. फिर एफ ऑफ 1 डालो तो 1 - 1 0, ऑड हुआ ना, तो n-1. एफ ऑफ 2 n+1 2 + 1 3. एफ ऑफ 3 3 - 1 2. क्लियर? सिमिलरली एफ ऑफ 4 4 + 1 5. एफ ऑफ 5 5 - 1 4. सो देखो यहाँ पे सारे इवन नंबर्स आंसर में आ रहा है जब मैं ऑड ले रहा हूँ. और मैंने यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू डिराइव की थी. क्या आई थी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई थी ना. सो इवन नंबर्स में मुझे सारे ऑड नंबर्स आंसर में आ रहे हैं, ऑड के लिए इवन आंसर आ रहा है.
That means all the numbers of whole number set has been come as the answer. Continuous 0, 1, 2, 3, 4 सारे numbers as a answer दिख रहे हैं. So that means it can be a which one on 2. But अभी prove properly करना पड़ेगा. So now we have to prove it properly. And to prove a function on 2, what we are doing, f of x is equal to y. So here I have taken f of n has been equals to what r I have taken. Got it? If your n is odd, that means answer r will be even. So that's why I have taken r is equal to, क्या वैल्यू ली मैंने r? That has been equals to n minus 1 is equal to r कंसिडर किया. So n will be equal to r plus 1. क्यों? n odd है, n odd हुआ, that means odd वाला फंक्शन n minus 1 is equal to r पर से n will be r plus 1. If your r is even तो r plus 1 will be a odd, तो n odd हो जाएगा. तो सारे odd आंसर में आएंगे. Similarly, if your n is even, that means r will be a odd, तो f of n is equal to r लिया, n plus 1 is equal to r, so n equal to क्या मिलेगा, r minus 1. Clear about it? So that means यहाँ पे सारे r minus 1 will be a which one, odd, अरे sorry, r odd, r minus 1 even. तो सारे odd और even numbers as a आंसर आ रहा है, तो फंक्शन ऑन 2 है. क्लियर? अगर फंक्शन ऑन 2 है तो इन्वर्स निकालना पड़ेगा. तो इन्वर्स क्या होता है, जो ऑन 2 प्रूव करने के, वॉट एवर सो वी आर डूइंग टू प्रूव ऑन 2, जो आपका एक सब्जेक्ट बना आपका वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल हैज बीन द n, you make a n subject, whatever the answer you are getting, that is called your inverse function. Here for n odd, your n has been equals to, what is your n has become r plus 1. If your n odd at that time r even है, तो if your r is even, f inverse of r will be equal to r plus 1. Similarly, if your r is odd, n is equal to r minus 1, so f inverse of r will be a r minus 1. Here the most important part, function and the inverse function are same. वो कैसे पता चल सकता है? जस्ट लुक एट द विच वन प्रीवियस स्लाइड. जस्ट लुक एट हियर. 1 के लिए 0 आया, 0 के लिए क्या आ रहा है, 1. जस्ट फॉर 3 यू आर गेटिंग आंसर 2, 2 के लिए 3. इन्वर्स फंक्शन भी वही कनेक्शन कर रहा है. एफ ऑफ एक्स का आंसर वाई आया, तो इन्वर्स फंक्शन वो y को वापस x से कनेक्ट कर रहा है. तो यानी कि 3 को वापस 2 से कनेक्ट करे, 5 को वापस 4 से कनेक्ट करे, वही इन्वर्स फंक्शन हुआ. और ये वो फंक्शन f खुद ही है. देयरफॉर f इन्वर्स एंड f आई हैव बीन द सेम हियर. क्लियर? Next one, question number 3, simplest question. F from r to r is given. F of r has been, f of x is given x square minus 3x plus 2. f of f निकालना है. f of f निकालना है तो पहले f of x होगा. f of x की जगह वैल्यू डाल दी, यानी कि f of x की जगह वैल्यू डाला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब ये पूरी टर्म x की जगह जो फंक्शन f है उसमें जाएगा, यानी कि यहाँ पे x में जाएगा, यहाँ पे भी x में जाएगा. फिर से दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ x में जाएगा. ये पूरी टर्म एज अ x यहाँ पे जाएगा, एज अ x यहाँ पे जाएगा, ये दोनों जगह एज अ x वो जाएगा. क्लियर? समझ में आ गया? सो नाउ व्हाट, ये होल टर्म एज अ x यहाँ पे, एज अ x यहाँ पे रिप्लेस करो. सो पहले डाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 के साथ ये पूरी टर्म आई. कौन सी? तो कि माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज. x की जगह वो वैल्यू डाल दी. फिर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज़ किया. क्या होता है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर एक्सपेंशन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर से बोल रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। एक्सपांशन विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दैट विल बी द एक्सपांशन। In that case, the most important thing that you have to rememberize is this. What? जो term negative हो, its middle term will have the minus sign, but square always be positive. The expansion will be like this one. X squared का square x raised to 4. Clear? माइनस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि इन दोनों के साथ सो इट विल बी माइनस 6x क्यूब। समझ में आया? फिर 2bc दैट विल बी ए माइनस 12x और फिर 2ca विल बी 4x स्क्वायर। फिर माइनस 3 मल्टीप्लाइड किया, सिंप्लीफाइड करो, दैट विल बी द आंसर। क्लियर अबाउट इट? Now the fourth question. Function f has been given from R, domain R, to x belongs to R, where minus 1 less than x less than 1, minus 1 less than x less than 1. Clear about it? ये दिया हुआ है। That means x की वैल्यू ओपन इंटरवल -1 to 1 में है। फिर से बोलो, द वैल्यू ऑफ x हैज़ बीन इन ओपन इंटरवल -1 to 1। क्लियर? वो कोडोमेन है आपका। कोडोमेन विल बी ओपन इंटरवल -1 to 1 और डोमेन है R। फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ x हैज़ बीन इक्वल टू व्हाट? x अपॉन 1 प्लस मोड x। क्या दिया हुआ है फंक्शन आपका? f ऑफ x दैट हैज़ बीन इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मोड x। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है? तो पहले तो मोड x में सिंप्लीफाइड करता हूँ। मोड x हैव विच वन 2 पॉसिबल आंसर्स। अगर x पॉजिटिव है तो mod x will be replaced by plus x. Clear? If your x is positive, mod x will be replaced by plus x. And if x is negative, तो mod x will be replaced by minus x. Mod x will be replaced by which one? Minus x. समझ में आया? तो mod x की possible values क्या होगी? Either a plus x if x is positive or equal to 0, minus x if x is negative। यानी कि यहाँ पे फंक्शन के 2 पार्ट्स हुए, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में भी बोला अगर फंक्शन के 2 पार्ट्स हो तो 1 प्रूव करने के लिए यू हैव टू टेक अ केसेस। तो यहाँ पे भी हम केसेस अप्लाइड करेंगे। फर्स्ट केस जो हम लेने वाले हैं वो x1 एंड x2 बोथ ग्रेटर और इक्वल टू 0। कौन सा केस लेंगे? दैट इज वी आर टेकिंग दैट बोथ हैव बीन ग्रेटर देन 0। x1 x2 बोथ पॉजिटिव। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लो। f ऑफ x1 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1? क्योंकि f ऑफ x1 की वैल्यू होगी x1, ये x पॉजिटिव है ना दोनों, तो x1 प्लस 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 अपॉन x2। फिर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाइड हुए। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाइड होने के बाद x1 प्लस x1 x2 आया, सामने x2 प्लस x1 x2 आया, तो दोनों साइड x1 x2 कट, तो बचा क्या? x1 हैव बीन इक्वल टू x2। बचा क्या? x1 हैव बीन इक्वल टू x2। क्लियर? ओके, चलो अब दूसरा केस, वी आर टेकिंग बोथ ऑफ देम एज द नेगेटिव। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x1 वैल्यू विल बी इक्वल टू x1 अपॉन 1 माइनस x1। f ऑफ x2 की वैल्यू आएगी x2 अपॉन 1 माइनस x2। नेगेटिव वाला फंक्शन लेंगे। क्लियर? फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड किया तो x1 ये क्रॉस मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस x2, तो x1 माइनस x1 x2, 1 माइनस x1 x2 से मल्टीप्लाइड होगा
तो x2 माइनस x1 x2, तो दोनों साइड माइनस x1 x2 कट, तो वापस x1 इज इक्वल टू x2 आया, तो दोनों केस में 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड है। थर्ड केस, उसमें एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव। क्या लिया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एफ ऑफ x1 पॉजिटिव वाला फंक्शन डाला x1 अपन 1 प्लस x1, एफ ऑफ x2 के लिए नेगेटिव वाला फंक्शन डाला, यानी कि एफ ऑफ x2 के लिए क्या डालेंगे? x2 अपन 1 माइनस x2, क्योंकि नेगेटिव है ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ पे x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 आया। तो x1 को सब्जेक्ट बना के x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2x1 x2 मिला। क्या मिला मुझे? x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2x1 x2। क्लियर? ये क्यों पॉसिबल नहीं है वो समझा देता हूँ। x2 नेगेटिव, x1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव भी नेगेटिव, तो x2 और x1 x2 दोनों नेगेटिव, तो उसका एडिशन नेगेटिव, यानी कि ये राइट हैंड साइड वाली टर्म ये जो हुई वो कौन सी हुई? नेगेटिव टर्म हुई। लेफ्ट हैंड साइड x1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव वो को अभी भी पॉसिबल नहीं है, इट नेवर बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई ये केस नहीं सर पॉसिबल। बाकी दोनों में 1 1 आया हुआ है, सो फंक्शन इज 1 1। अब किसके लिए बात करनी होगी? ऑन टू। क्यों? हमें निकालना है इनवर्स फंक्शन, यानी कि फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, यानी कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू बोथ। So now we will talk about the onto. For onto, we will take a y belongs to codomain, यानी कि y belongs to open interval minus 1 to 1, such that अब क्या करेंगे? f of x is equal to y। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एफ ऑफ एक्स के दो पार्ट है, तो हम यहाँ पे भी दो पार्ट लेंगे। ये जो पार्ट है वो किसके लिए है? सो दिस पार्ट हैज़ बीन फॉर द एक्स ग्रेटर देन 0। अगर वो पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली डाली, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो तो उसमें 1 ऐड करो तो 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पॉजिटिव हुआ। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके इक्वल टू अगर मैं y लूँ तो मेरा y भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू y, दैट विल बी अ पॉजिटिव। अब ऑन टू का रूल क्या होता है? यहाँ ऑन टू का रूल होता है मेक अ x सब्जेक्ट, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो x इज इक्वल टू 1 y प्लस एक्स वाई, दोनों x वाले टर्म एक साइड कंबाइन किए तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, उस पर से x सब्जेक्ट बनाए तो x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। क्या आया x की वैल्यू? y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर? अब ये कौन सी वैल्यूज़ के लिए x पॉजिटिव आना चाहिए? तो फिक्स रूल है, y शुड नॉट बी 1 लिया तो y अपॉन 1 प्लस वाई वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि नीचे 1 माइनस वाई है, तो अगर y 1 हो लिया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी कि y 1 नहीं हो सकता, उसके लिए तो x नहीं मिल सकता। अब y पॉजिटिव है, x भी क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव, तो ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव ही पॉजिटिव देगा। 1 माइनस वाई पॉजिटिव, यानी कि y मस्ट बी लेस देन 1, तो यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू आएगी लाइंग बिटवीन 0 to 1। हमारा कोडोमेन है -1 to 1, बट यहाँ पे y कहाँ पे आया? 0 to 1। बट ये एक ही केस लिया है जब मैंने x पॉजिटिव लिया वो। नाउ आई एम टेकिंग x एज द नेगेटिव वन। अगर x नेगेटिव है तो आई विल रिप्लेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स नेगेटिव
सो नीचे 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव तो माइनस एक्स पॉजिटिव हुआ, तो यानी कि न्यूमरेटर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो अल्टीमेट आंसर जो आएगा पूरी टर्म वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर अबाउट इट? ओके, चलो तो हमने ये कर दिया कि भाई ये जो वैल्यूज आई है एक्स अपन 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, वो तो नेगेटिव है, वाई नेगेटिव आया जब एक्स नेगेटिव है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड किया तो x इज इक्वल टू क्या मिला, y माइनस एक्स वाई। एक्स वाले दोनों टर्म साथ में लेके x सब्जेक्ट बनाया तो x इक्वल टू क्या मिला, y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये कब पॉसिबल नहीं है, 1 प्लस वाई नीचे आया तो y माइनस 1 नहीं पॉसिबल। अगर y माइनस 1 तो डिनोमिनेटर 0 जो पॉसिबल नहीं है। अब x नेगेटिव तो y अपॉन 1 प्लस वाई नेगेटिव, ऊपर y नेगेटिव है तो ये वैल्यू तभी नेगेटिव होगी जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो 1 प्लस वाई पॉजिटिव तो y मस्ट बी मोर देन माइनस 1, तो y माइनस 1 से बिगर, 0 से स्मॉलर। क्या होना चाहिए, y शुड बी मोर देन माइनस 1 स्मॉलर देन 0, यानी कि y मस्ट बी लाइंग बिटवीन माइनस 1 to 1। So function is on 2, therefore function is on 2. Clear about it? Is there any problem? तो अब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 ही दिखाना है, बाइजेक्टिव ही दिखाना है, दैट्स इट। अगर इनवर्स फंक्शन लिखना हो तो इनवर्स फंक्शन आपका होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई if your y is lying between 0 to 1, and f inverse of y is equal to y upon 1 plus y if your y is lying between minus 1 to 0. That has not been asked in your which one textual question, but if they ask you have to write down like this one. Clear? Okay. Now the fifth question, f from r to r, f of x is equal to x cube। इंजेक्टिव दिखाना है सिर्फ, तो f of x1 इक्वल टू f of x2 करो, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। क्यूब रूट में प्लस और माइनस नहीं आता, क्यूब रूट इट ऑलवेज बी है विच वन, प्लस के लिए प्लस होता है, माइनस के लिए माइनस। सो यहाँ पे x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा, तो फंक्शन इज इंजेक्टिव। Clear? Now the question number 6, f from n to z and g from z to z are the two functions। ऐसे दो फंक्शंस हमें एग्जाम्पल देने हैं such that g of f is injective and g is not injective। ये एग्जाम्पल हमें बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एग्जाम्पल आप बना रहे हो ना, वो एग्जाम्पल बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको ही ऐसे फंक्शंस देने हो जिसमें एक इंजेक्टिव ना हो और उसका कंपोजिट फंक्शन इंजेक्टिव बन जाए। सो फॉर दैट एग्जाम्पल बनाने की नॉर्मल ट्रिक ऐसी है कि जिस फंक्शन के लिए बात कर रहे हो ना कि उसको छोड़ के दूसरा फंक्शन नॉर्मल केस में आइडेंटिटी फंक्शन या उसका इन्वर्स फंक्शन उस टाइप का थोड़ा सा लेने से सेट होता है, बट वो फिक्स नहीं होता। यहाँ पे मैं फंक्शन g इंजेक्टिव नहीं है, तो z टू z में इंजेक्टिव ना हो ना, वैसा नॉर्मल फंक्शन या तो मैग्नीट्यूड वाला फंक्शन या तो स्क्वायर वाले फंक्शन गाइड या तो लिनियर में भी 2 ये दोनों फंक्शन मेनली आपके क्या होंगे, दे विल नॉट बी अ इंजेक्टिव। मेनली z टू z गाइड, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोनों आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोनों आ रहे हो, इन दैट केस द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। कौन से फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है मेनली, तो मोड और एक्स स्क्वायर, तो वो दो में से कोई एक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है मोड एक्स। क्लियर? ओके, वो इंजेक्टिव नहीं है तो वो मैं पहले दिखा रहा हूँ कि g ऑफ 1 की वैल्यू मोड 1 1, g ऑफ -1 की वैल्यू -1 का मैग्नीट्यूड वो भी 1।
तो जी ऑफ 1 और जी ऑफ -1 दोनों की वैल्यू सेम, दैट्स व्हाई द फंक्शन जी इज नॉट इंजेक्टिव। क्लियर? ओके, यहाँ तक का खत्म हुआ। अब इससे आगे जाते हैं। अब इससे आगे कैसे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? तो इससे आगे जाने के लिए मैंने फंक्शन f लिया हुआ है n2z, तो इसलिए f ऑफ x मैंने नॉर्मल x ही डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं डाला। अब GOF निकालना है, तो GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है। G Z2Z, F N2Z। कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होता है फ्रॉम द डोमेन ऑफ अ इनर फंक्शन टू द कोडोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट? फ्रॉम डोमेन ऑफ अ इनर फंक्शन, अंदर के फंक्शन के डोमेन से। GOF का अंदर का फंक्शन हुआ n, तो n का तो GF का डोमेन क्या हुआ? n। फिर से बोल रहा हूँ, GOF यानी कि कंपोजिट फंक्शन, उसका डोमेन होता है इनर फंक्शन का डोमेन। यहाँ पे इनर फंक्शन है f। f अगर आपका इनर फंक्शन है तो हम डोमेन लेंगे किसका? f का डोमेन, यानी कि GOF का डोमेन होगा n, टू द कोडोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन, यानी कि g का कोडोमेन z। तो GOF विल बी डिफाइंड फ्रॉम n to z। क्लियर? अब GOF ऑफ x ढूंढो। g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की जगह तो क्या डाला? x डाल दिया। क्लियर ना? GOF ऑफ x यानी कि g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की जगह x, g ऑफ x यानी कि मोड x डाला, तो GOF ऑफ x इज इक्वल टू मोड x आया। अब आपको होगा मोड x कहाँ से इंजेक्टिव हुआ? तो यहाँ पे GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2 लिया, तो मोड x1 इज इक्वल टू मोड x2 मिला ना आपको? क्लियर अबाउट इट? अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है, GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन है? n2z, यानी कि GOF का डोमेन क्या हुआ? n, नेचुरल नंबर सेट। तो मोड x1 में x1 नेचुरल नंबर है, मोड x2 में x2 नेचुरल नंबर है, यानी कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ओपन करोगे प्लस और माइनस नहीं पॉसिबल, एज बोथ आर नेचुरल नंबर, दोनों पॉजिटिव है। सो डायरेक्टली x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा, सो फंक्शन विल बी इंजेक्टिव। क्लियर? नाउ the same way like a previous question. In the previous question, what we have seen? We have seen that function we have to obtain the two function f and g, जिसमें g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, GOF इंजेक्टिव। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा ही है। क्या है? आपको दो फंक्शन f और g निकालने हैं, n to n वाले ही फाइंड करने हैं। इस तरह से फाइंड करने हैं ताकि व्हाट GOF विल बिकम ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। दोनों n to n ही है। वहाँ पे तो क्या था? डोमेन में चेंज था, तो हमने मॉड्यूलस ऑफ x ले लिया, तो वो n के साथ कनेक्ट हो गया, तो फिर वो इंजेक्टिव में कन्वर्सेशन हो गया। क्लियर? यहाँ पे तो दोनों फंक्शन n to n ही है, f ऑन टू नहीं होना चाहिए, GOF ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ ना f, तो n to n में ऑन टू फंक्शन, तो okay, कोई भी नॉर्मल लीनियर फंक्शन ले लो, x + 1, x + 2, x + 3, वो सारे के सारे, बट कोफिशिएंट 1 लेना हो, 2, 3 लोगे तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो सारे के सारे फंक्शंस ऑन टू नहीं है। क्लियर? क्योंकि 1 से स्टार्ट करोगे तो आंसर मिनिमम x + 1 हो तो 2 से स्टार्ट होगा, x + 2 लिया है तो वो 3 से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो f ऑन टू नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑन टू कैसे बनाएंगे? अब दूसरा फंक्शन g किस तरह लेना है? g इसका इन्वर्स लेना है। g इसका क्या लेना है? इन्वर्स।
यानी कि x प्लस वन इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो मैंने वो y माइनस वन लिया। बट n2n है, तो अगर मैंने 1 के लिए वो लिया ना, नहीं चलेगा। 1 के लिए तो 1 माइनस वन 0 हो गया आएगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे किसके लिए लूँगा? सो हियर आई एम टेकिंग इट फॉर द विच वन, x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे फंक्शन है आपका कौन सा? दैट हैज़ बीन इक्वल्स टू x माइनस वन, अगर x मोर देन 1 है, क्योंकि इक्वल टू 1 पे तो वो 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 पे मैंने क्या लिया हुआ है? 1 लिया हुआ है। क्लियर अबाउट इट? समझ में आ गया? इक्वल टू 1 पे मैंने क्या लिया हुआ है? 1। इज एनी प्रॉब्लम? अब जीओ एफ की बात करते हैं, तो एफ ऑन टू नहीं है। क्यों? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, एज एक्स प्लस वन अगर 1 लिया तो एक्स 0 हो जाएगा, सो दैट मीन्स 1 रेंज में नहीं है, तो एफ ऑन टू नहीं है। तो जीओ एफ ऑन टू है या नहीं वो चेक करते हैं। तो जीओ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? इनर फंक्शन का डोमेन, एफ का डोमेन, एन टू द विच वन को डोमेन ऑफ जी, एन, तो जीओ एफ एन टू एन डिफाइन होगा। जीओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? जीओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दैट हैज बीन इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आया? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मोर देन 2 या एक्स प्लस वन ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी कि वो मोर देन 1 होगा, इसलिए यहाँ पे g में फंक्शन लगेगा x माइनस वन, यानी कि g ऑफ x प्लस वन का मतलब होगा या यहाँ पे x की जगह x प्लस वन डालो तो x प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। So G have been the which one onto function. Any doubt? Now the question number 8. Question number 8 has been given like this one. P of x. P of x यानी कि पावर सेट ऑफ x। याद है किसी को पावर सेट ऑफ x का मतलब? x कोई भी सेट हो तो उस सेट के सारे सबसेट का जो सेट बने दैट इज कॉल्ड एज द पावर सेट, दैट इज कॉल्ड एज द विच वन? पावर सेट। समझ में आ गया? सो व्हाट यू कैन से अबाउट द पी ऑफ एक्स? पी ऑफ एक्स यानी कि सेट ऑफ ऑल द, किसका सेट होगा? इट विल बी सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सारे सबसेट का सेट होगा। क्लियर? ओके। अब ये रिलेशन का क्वेश्चन है। रिलेशन हैज़ बीन गिवन ए रिलेशन बी इज ए सबसेट बी। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना, ऑर्डर पर ए बी की जगह मैंने ए आर बी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, राइट? हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए रिलेशन बी। क्लियर? ये दो वे से लिख सकते हो। ऑर्डर पैर फॉर्मेट में लिख सकते हो, ऑर्डर पैर ए बी बिलोंग्स टू आर बी लिख सकते हो, या तो ए कैपिटल आर करके फिर बी लिखो, देन इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशन। और रिलेशन है कि सेट ए और सेट बी के बीच में क्या रिलेशन होता है? सेट ए पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ये रूल्स जो लिखवाए थे ना रिफ्लेक्सिव, चाहे 1.1 के स्टार्टिंग में ऑन द फर्स्ट व्हाट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, उसमें ही रिलेशन के सारे रूल्स लिखवाए थे, उसमें क्लियर कट लिखवाया था सबसेट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बट प्रूव करना पड़ेगा ना, तो प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब सारे सेट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो होगा ही ना। क्यों? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या बोल सकते हो? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है। एवरी सेट हैव बीन द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, that means A have the relation with A.
Clear? A have the relation with A. Therefore, R is reflexive. Therefore, R is reflexive. Any problem about that? सिमेट्रिक के लिए बात करें, ए आर बी यानी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हुआ. अगर ए बी का सबसेट है यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के पास हुए ना, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए का सबसेट है. बट ऑब्वियसली नहीं बोल सकते. सपोज सेट ए मैंने 1 2 लिया, सेट बी मैंने 1 2 3 लिया, तो 1 2 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3. बट 1 2 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ 1 2. यानी कि ए सबसेट बी हो तो बी सबसेट ए नहीं बोल सकते. सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक. क्लियर? ओके. अब ट्रांजिटिविटी के लिए बात करेंगे. फॉर द ट्रांजिटिविटी ए आर बी यानी कि 8 का रिलेशन बी के साथ, तो ए सबसेट बी हुआ. बी आर सी यानी कि बी का रिलेशन सी के साथ यानी कि बी सबसेट सी. That means we can say that A is a subset of B and B is a subset of C. A किसका सबसेट है? B का. B किसका सबसेट है? C का. Clear about it? तो बट ऑब्वियस है A will be a subset of C, so A R C लिख सकते हैं. क्लियर? सिंपल है ना. एक का सबसेट B यानी कि A के सारे एलिमेंट B के पास है. B सबसेट C यानी कि B के सारे एलिमेंट C के पास है. तो ए के सारे एलिमेंट सी के पास होंगे यानी कि ए सबसेट सी होगा ही. सो आर इज ट्रांजिटिव. देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 9. बाइनरी ऑपरेशन का है. स्टार फ्रॉम विच वन पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स. यानी कि वही है पी ऑफ एक्स यानी कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स. सेट थियरी का ही है. और ए स्टार बी डिफाइन हुआ है ए इंटरसेक्शन बी. आपको आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट निकालने हैं. क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट आइडेंटिटी एलिमेंट एज वेल एज द विच वन इनवर्स एलिमेंट हैव टू बी फाइंड आउट. क्लियर अबाउट इट? तो अब वो फाइंड कैसे करेंगे वो बोलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पी ऑफ एक्स है यानी कि एक्स के सारे सबसेट का सेट होगा ना, यानी कि यहाँ पे एक्स will be work as a universal set. फिर से बोल रहा हूँ, X will be work as the universal set. यानी कि सारे सेट वो X के सबसेट होंगे. और गॉट, यानी कि सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट X के पास होंगे. अब यहाँ पे ए स्टार बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. नॉर्मली आइडेंटिटी के लिए कम्यूटेटिव हो ना तो आइडेंटिटी मिल सकता है, मे बी ना हो तो नॉर्मल उसमें आइडेंटिटी नहीं होता. तो मैं एक कम्यूटेटिव चेक करता हूँ. ए स्टार बी ए इंटरसेक्शन बी, तो बी स्टार ए होगा बी इंटरसेक्शन ए. ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए आर नॉट सेम. गॉट? वो दोनों सेम होते हैं या नहीं होते हैं भाई. ए और बी का इंटरसेक्शन लो या बी और ए का इंटरसेक्शन सेम. So star is commutative. Now let E is an identity element. Correct? Identity निकालना है. Identity की definition क्या है? A star E must be equal to E star A must be equal to A. क्या है definition? A star E must be equal to which one? E star A must be equal to A. तो पहले हम कंपेयर करेंगे A star E को A से. तो A इंटरसेक्शन E शुड बी इक्वल टू A इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन A भी होना चाहिए. तो ऐसा कौन सा सेट है जिसका A के साथ इंटरसेक्शन एक खुद है? तो नॉर्मली होता है A इंटरसेक्शन A. कोई भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लो तो इट विल बी विच वन? A इटसेल्फ. होता है ना लाइक दिस वन. जस्ट लुक एट नीचे भी लो. A इंटरसेक्शन A ऑलवेज भी इक्वल टू A बोल सकते हो. बट ये आइडेंटिटी एलिमेंट है. इट कैन नॉट बी डिपेंड ऑन ए. वो ए पे डिपेंड नहीं कर सकता. वो कांस्टेंट होना चाहिए. और सेट थियरी में कांस्टेंट टर्म सिर्फ दो ही है. देयर आर ओनली टू कांस्टेंट टर्म इन अ सेट थियरी. विच आर द फर्स्ट वन, that is
null set, and the second one that has been the universal set. सही सुना आपने. Only two are the which one constant term. One that is the null set, second that is the which one universal set. वही दोनों आइडेंटिटी हो सकते हैं सेट थियरी में, बाकी कोई नहीं. और हमें पता है कोई भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन सेट इटसेल्फ होता है. दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट है एक्स, तो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स. कोई भी एक सबसेट एक्स के लिए देयरफॉर ई इज इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. ई इक्वल टू एक्स आपका कौन सा एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट. क्लियर? ई इक्वल टू एक्स विल बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट. अब इनवर्स एलिमेंट के लिए बात करेंगे. लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए. ये ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए. अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या है बेटे? ए स्टार ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए. क्लियर अबाउट इट? वो आइडेंटिटी होना चाहिए. यानी कि स्टार यानी कि इंटरसेक्शन, ऐसे दो सेट जिसका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट एक्स हो. अब ऐसे कौन से दो सेट है जिसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो? यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन सेट इटसेल्फ हो सकता है, यूनिवर्सल सेट नहीं आ सकता. उसके अंदर के एलिमेंट आएंगे, पूरा यूनिवर्सल सेट कब इंटरसेक्शन नहीं हो सकता. वो सिर्फ एक की पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज एक्स का खुद के साथ इंटरसेक्शन ही एक्स पॉसिबल है. एक्स इंटरसेक्शन एक्स ही एक्स पॉसिबल है. यानी कि व्हाट वी कैन से इसके साथ कंपेयर करो तो एक्स का इनवर्स एक्स हुआ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक्स इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स एक्स इटसेल्फ है. उसका इनवर्स क्या है? एक्स इटसेल्फ. क्लियर? एंड नो अदर एलिमेंट आर इन्वर्टिबल. बाकी के कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. सिर्फ एक्स का ही खुद के साथ इंटरसेक्शन एक्स है, तो दैट मीन्स एक्स का इज इन्वर्टिबल और उसका ही इनवर्स क्या है? एक्स इटसेल्फ. क्लियर अबाउट दैट? नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 11. बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. फंक्शन एफ हैव बीन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू टी. कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ है? एस विच हैव द एलिमेंट ए बी सी, टी जिसके पास एलिमेंट 1 2 3 है, और उस फंक्शन इस तरह डिफाइन हुआ है. दैट इज फंक्शन एफ हैज बीन लाइक दिस वन. कैसे फंक्शन एफ डिफाइन हुआ है? ए कॉमा 3, यानी कि ए की वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू 3 है. एफ ऑफ बी कॉमा 2 यानी कि एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 और एफ ऑफ सी की वैल्यू 1 है. क्लियर? अब ये 1 1 है, देख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी आंसर रिपीट नहीं है, तो 1 1 है. सिमिलरली इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? रेंज में 1 आएगा, 2 आएगा, 3, तीनों ऐसे आंसर आ रहा है, तो 1 2 3 रेंज में भी है. क्लियर? तो 1 2 3 अगर आपके रेंज में है दैट मीन्स यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम, तो फंक्शन बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? तो कोई भी फंक्शन ऑर्डर पेयर में हो तो उसका इन्वर्स लिखना बहुत ही सिंपल है. ऑर्डर पेयर उल्टी करके लिख दो. तो एफ इन्वर्स 3 कॉमा ए 2 कॉमा बी 1 कॉमा सी. क्लियर? नेक्स्ट में फंक्शन f इज गिवन a कॉमा 2 b कॉमा 1 c कॉमा 1. तो f ऑफ b और f ऑफ c की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन 1 1 नहीं, तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार have been defined from r cross r to r, right? यानी कि a और b दोनों रियल नंबर है such that a star b is equal to modulus of a minus b.
ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी दी हुई है। क्लियर। एंड फॉर दैट क्या करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं, स्टार एसोसिएटिव है या नहीं, एंड देन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द इनवर्स एलिमेंट निकालने। क्लियर। चलो तो हम सम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए एफ ऑफ ए स्टार बी मोड ए माइनस बी है, तो बी स्टार ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड बी माइनस है बट उसका मैग्नीट्यूड। अब मोड ऑफ ए माइनस बी या मोड ऑफ बी माइनस है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होते हैं, सो ए स्टार बी विल बी इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों सेम, तो स्टार कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव चेक करने के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। टेक ए 1 बी 2 सी 3, अगर हो जाएगा तो ए बी सी में चेक करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप 1 2 3 एग्जाम्पल से दिखा सकते हो कि भाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो एसोसिएटिव नहीं है। तो मैंने लिया यहाँ पे पहले ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी, यानी कि ए की जगह 1 बी की जगह 2 और सी की जगह 3 डाला, तो ए स्टार इन ब्रैकेट 2 स्टार 3 हुआ। 2 स्टार 3 का मतलब मॉड्यूलस में 2 माइनस 3, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, 1 स्टार 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी क्या हुआ 0 हुआ। नाउ द सेकंड वन ब्रैकेट चेंज, ए स्टार बी स्टार सी के लिए बात करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड प्लस 1 स्टार 3 होगा। 1 स्टार 3 यानी कि मोड ऑफ 1 माइनस 3 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड प्लस 2, दोनों सेम नहीं है, ये 0 ये 2 सेम नहीं, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। नाउ we have to talk about the O that has been the which one, another binary operation, right? जैसे स्टार डिनोट करते हैं ना, स्टार की जगह उन्होंने यहाँ पे नोटेशन यूज़ किया हुआ है ओ करके। ना हमने आगे क्या यूज़ किया था, हम इस तरह से ए स्टार बी लिखते हैं ना, तो स्टार की जगह उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है ओ, ए ओ बी। और ओ किस तरह डिफाइन है, ओ हैज़ बीन डिफाइन लाइक दिस वन कि ए ओ बी में जो फर्स्ट टर्म होगी दैट फर्स्ट टर्म विल बी द आंसर। क्या आंसर होगा आपका, द फर्स्ट टर्म इट विल बी द आंसर। क्लियर अबाउट इट। तो दैट इज विद विच वन, ए ओ बी। ओके, और ओ क्या है, स्टार की जगह यूज हुआ सिंबल है, स्टार की जगह उन्होंने सिंबल यूज किया हुआ है ओ, और वो ए ओ बी का मतलब क्या यहाँ पे क्या उन्होंने दिया हुआ है कि दोनों टर्म में जो पहला होगा वो आंसर। चलो कम्यूटेटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। तो 1 और 2, तो फर्स्ट टर्म विल बी 1, तो 1 और 2 का आंसर 1, 2 और 1, 2 और 1 का आंसर, फर्स्ट टर्म हमें आंसर लेना है तो 2 और 1 का आंसर 2, तो वो दोनों सेम नहीं है, तो यानी कि स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर। ए ओ बी ए, बी ओ ए बी होगा, वो दोनों सेम नहीं आएंगे, सो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद हम किसके लिए बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे, for the associative we will just talk about like this one, AO what BOC, right? A star in bracket B star C की जगह AO in bracket BOC, तो पहले BOC का आंसर फर्स्ट टर्म BOC में B तो B आएगा, फिर AOB का आंसर फर्स्ट टर्म यानी कि A। क्लियर। ओके, फिर अपोजिट साइड पे बात करते हैं, ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ बी के लिए आंसर ए, तो ए ओ सी होगा, ए ओ सी में फर्स्ट टर्म ए, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा ए, दोनों में ए आया, दोनों सेम आए, तो ओ हैव बीन द एसोसिएटिव।
यहाँ पे अभी भी बोल रहा हूँ, अगर वो रूल सही ना हो तो एग्जाम्पल चलता है. If your rule has been true, you have to prove it in ABC. You cannot prove in the example. 1, 2, 3 is not valid if it is true. Clear? Okay, chalo. Now the next one that we have to talk about, that has been the distributive law. Distributive law is दो दिया हुआ A स्टार BOC. A स्टार BOC का मतलब होगा स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O. इसको क्या बोलेंगे? स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O. जैसे होता है ना A इंटू बी प्लस सी. कैसे करते हो? A अंदर दोनों से मल्टीप्लाइड होता है ना, A इंटू बी, A इंटू सी, और अंदर की प्लस साइन या माइनस साइन बाहर आती है. सेम ऐसा ही A स्टार BOC. तो पहले A स्टार B के साथ, A स्टार C के साथ, और अंदर का O कहाँ आ गया? बाहर. अंदर का O कहाँ आ गया? बाहर. वो सही है या नहीं वो हमें चेक करना है. क्लियर? तो वो चेकिंग स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो हम A स्टार इन ब्रैकेट BOC लिए. A स्टार इन ब्रैकेट BOC में पहले BOC का आंसर, O का मतलब फर्स्ट टर्म, तो BOC का आंसर B. A स्टार B का आंसर होगा मैग्नीट्यूड में दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि मोड A माइनस B. क्लियर? चलो फिर A स्टार अंदर गया तो A स्टार B, O बाहर, फिर A स्टार C, A स्टार B के साथ, A स्टार C के साथ, अंदर का O बाहर. A स्टार B का आंसर मोड A माइनस B. A स्टार C का आंसर मोड A माइनस C. समझ में आ रहा है? क्लियर? A स्टार B का आंसर मोड A माइनस B. A स्टार C का आंसर मोड A माइनस C. फिर भी दोनों के बीच में O है, तो O का मतलब पहला टर्म मोड A माइनस बी, तो आंसर आया मोड A माइनस बी. तो यहाँ पे दोनों में आंसर क्या आए? तो सेम आए, मोड A माइनस बी, मोड A माइनस बी. यानी कि A स्टार BOC हैव बीन इक्वल टू A स्टार BO in a bracket A star C. That's why we can say star is distributive over O. क्या बोल सकते हैं? स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O. क्लियर? ओके, चलो अब आगे बात करते हैं. थर्ड इज व्हाट डज वी हैव टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन? 1O 2 स्टार 3. ये उल्टा है. O डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर O है, ब्रैकेट के अंदर स्टार, तो O अंदर जाएगा तो 102 107 3 होगा. दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं चेक करते हैं. 2 स्टार 3 का आंसर मोड 2 माइनस 3, माइनस 1 का मैग्नीट्यूड 1, तो ये होगा 101 यानी कि 1. ओके, चलो अब उसका दूसरा पार्ट बोलते हैं. व्हाट हैज बीन वी हैव टू टारगेट द सेकंड साइड. 10 अंदर गया तो 102 103. 102 का आंसर पहली टर्म 1, 103 का आंसर फर्स्ट टर्म 1, तो 1 स्टार 1 यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 0. ये 1 है, ये 0, सेम नहीं. तो वी कैन से दैट O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 13th. 13th question has been given like this one. Star has been defined on P of X. किसमें डिफाइन हुआ है स्टार? ऑन द P of X, सच दैट A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन B माइनस है. अभी इस टाइप का देखा क्वेश्चन. स्टार डिफाइन ऑन P of X, A स्टार B वॉज A इंटरसेक्शन B. प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा मिसलिनियस में, ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. यहाँ पे मेनली A माइनस बी और B माइनस A याद करवा देता हूँ. A माइनस बी का मतलब होता है सेट, ओनली सेट A एलिमेंट, यानी कि सेट A के एलिमेंट में से सेट B के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे दैट विल बी कॉल्ड एज द विच वन? A माइनस बी. सिमिलरली B माइनस A का मतलब क्या होता है? B सेट B के जितने भी एलिमेंट है उसमें A के जो कॉमन एलिमेंट है ना, A के एलिमेंट निकाल दो,
सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट, ए का एक भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी के जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड बी माइनस ए। सिर्फ और सिर्फ जो ए में एलिमेंट है उसमें भी कॉमन जो एलिमेंट है ए में से वो निकालने के बाद सिर्फ ए के एलिमेंट दैट विल बी कॉल्ड एज द विच वन, ए माइनस बी। समझ में आ गया? ओके, उन दोनों का यूनियन हुआ। इसको दूसरी मेथड से समझना हो ना तो आप ये भी बोल सकते हो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के सारे एलिमेंट लेने के बट दोनों के कॉमन एलिमेंट नहीं लेने के। कौन से? विच एलिमेंट यू डू नॉट हैव टू टेक इट? द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी विल नॉट बी टेकन, अदरवाइज वॉट एवर द एलिमेंट विच आर ओनली इन ए और ओनली इन बी विल बी टेकन। क्लियर? ओके, अब ये कम्यूटेटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। तो बी स्टार है तो ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिखो या बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, सेम होगा। सो दैट मीन्स स्टार कम्यूटेटिव है। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर्मूला क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए। अगेन सेट थियरी में आइडेंटिटी एलिमेंट दो ही हो सकते हैं। कौन कौन से? नल सेट या यूनिवर्सल सेट। दैट्स इट, ओनली टू ऑप्शंस लेफ्ट, आइदर इट शुड बी ए विच वन, नल सेट, और इट मस्ट बी ए विच वन, यूनिवर्सल सेट। सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एलिमेंट ऐसे है विच कैन बी अ विच वन, आइडेंटिटी। और यहाँ पे नल सेट विल बी आइडेंटिटी, क्योंकि ए माइनस नल सेट यानी कि ए में से नल सेट माइनस करो तो ए होगा। नल सेट माइनस ए, नल में से ए का एलिमेंट निकालो तो कुछ नहीं बचेगा, नल ही रहेगा। तो ए माइनस नल सेट हुआ ए, नल सेट माइनस ए हुआ नल सेट। क्लियर? फिर से बोला हूँ, ए माइनस नल सेट ए, नल सेट माइनस ए नल सेट, तो ए यूनियन नल सेट होगा ए होगा। यानी कि ए माइनस व्हाट, ई की जगह मैं नल सेट डालूँ तो आंसर मुझे ए मिल रहा है। सिमिलरली उल्टा करते हैं, स्टार ए चेक करते हैं, नल सेट माइनस ए तो नल माइनस ए नल सेट, ए माइनस नल सेट ए, तो अगेन नल सेट यूनियन ए विल बी ए। तो इन दोनों केस में व्हाट, null set is satisfied the which one, identity elements condition। कौन satisfied कर रहा है identity element की condition? null set। कैसे satisfied की? यहाँ पे e की जगह what फॉर्मूला क्या है, b की जगह e जाएगा, e की जगह मैं यहाँ पे null set डाल रहा हूँ तो a माइनस null set यूनियन null set माइनस a इज इक्वल टू a आ रहा है। therefore e इक्वल टू null set वो आइडेंटिटी हुआ। अब इनवर्स निकालना है तो लेट ए इनवर्स, दैट इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या होगी? तो फॉर्मूला यहाँ पे होगी ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू नल सेट। ये आपकी फॉर्मूला हुई क्या? ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू नल सेट। अब ए इनवर्स की जगह कौन सी टर्म डालने पे नल सेट आएगा? तो ए माइनस ए नल सेट होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर मैं ए डाल रहा हूँ तो ए माइनस यहाँ पे वर्ड जो आपकी फॉर्मूला है ना ए स्टार बी में, बी की जगह ए डालने पे ए स्टार ए, तो ए स्टार ए आपका क्या होगा? चेक करो यहाँ पे, जस्ट लुक एट द विच वन, ए स्टार ए विल बी इक्वल टू ए माइनस ए नल सेट यूनियन ए माइनस ए, क्योंकि बी की जगह ए जाएगा ना, तो नल सेट यूनियन नल सेट विल बी ए नल सेट। यानी कि ए स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ए का इन्वर्स ए खुद होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स वो खुद होगा, उसका इन्वर्स वो खुद होगा। क्लियर?
Next question, question number 14. Again, binary operation question. In that question, set A have been given as the which one 0, 1, 2, 3, 4, 5. Set A क्या दिया हुआ है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 से 5 तक के एलिमेंट्स दिए हुए और उसमें A स्टार B कैसे डिफाइन किया हुआ है. तो यहाँ पे A स्टार B डिफाइन किया हुआ है A प्लस बी. क्या है A प्लस बी अगर उसका एडिशन 6 के कम हो. फिर से बोल रहा हूँ, अगर एडिशन A प्लस बी की वैल्यू 6 से कम तो स्टार का मतलब होगा उन दोनों का एडिशन. क्लियर. दोनों टर्म का सिर्फ ऐड करके ही लिख देना है, बट वो एडिशन क्या होना चाहिए 6 से कम. देन बट अगर 6 से ज़्यादा हो गया एडिशन तो उस एडिशन में से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा. उस एडिशन में से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पे A स्टार बी क्या होगा मेरा A प्लस बी माइनस 6. क्या होगा यहाँ पे मेरा A स्टार बी, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस 6. समझ में आ गया. अब यहाँ पे सेट ए में 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी सिर्फ 6 एलिमेंट है ना. तो बाइनरी ऑपरेशन में प्रीवियसली ये बात कर चुके हैं कि इफ यू हैव बीन गिवन ओनली 5, 6 या 7 एलिमेंट्स इन योर सेट, देन always be define binary operation by making a operation table. यानी कि सबके साथ बाइनरी ऑपरेशन से क्या वैल्यूज आ रही है वो फाइंड कर लो, वो पूरा ऑपरेशन टेबल बना दो. उसके बाद उस ऑपरेशन टेबल पर से आपको जो भी फाइंड करना हो वो फाइंड कर सकते हो. क्लियर. तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा. मैं यहाँ पे ऑपरेशन टेबल बना रहा हूँ. ऑपरेशन टेबल के लिए रो में 0 to 5 लिख दिया, कॉलम में 0 to 5 लिख दिया. अब है क्या, दोनों के पे स्टार अप्लाइड करो तो रो और कॉलम के नंबर्स का एडिशन करके जो आंसर आए वही लिखना है. बट अगर एडिशन 6 से बढ़ जाए तो उसमें से वो एडिशन में से हम 6 माइनस करेंगे, या तो A प्लस बी या तो A प्लस बी माइनस 6. क्लियर. तो अब यहाँ पे वही करते हैं 0 प्लस 0 0. गाइट 0 वाली लो ले रहा हूँ. व्हाट आई एम टेकिंग हियर, आई एम टेकिंग द रो ऑफ द विच वन 0. इसके लिए बात कर रहे हैं. वी विल टॉक अबाउट द विच वन रो ऑफ द 0 की रो में 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5. क्लियर. अब वो रो खत्म हो गई. नाउ वी विल टेक द विच वन रो ऑफ 1. तो 1 वाली रो में 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 होगा 6. यानी कि एडिशन 6 या 6 से बिगड़ आए तो उसमें से हमें 6 माइनस करना है. तो 1 प्लस 5 6 आया, उसमें से 6 माइनस किया तो अल्टीमेट आंसर आ गया 0. समझ में आया. यानी कि ये 1 की रो में 5 के लिए आंसर क्या आएगा 1 प्लस 5 6, उसके लिए फिर आंसर आ जाएगा 6 माइनस 6 0. क्लियर. ओके. तो ये 1 वाली रो खत्म हुई. Now after that row we will take a which one row for the which one 2. 2 के लिए रो ले रहे हो तो 2 के लिए 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5. अब देखो 2 प्लस 4 होगा 6, इसलिए उसमें से 6 माइनस होगा तो आएगा 0. 2 प्लस 5 7, उसमें से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा 1. समझ में आया. क्लियर अबाउट इट. सो इट शुड बी ए विच वन 1. ओके. अब कौन सी लो लेंगे 3 वाली. चलो अब आप अपने आप कर सकते हो आगे के. 3 वाली रोज लो. तो 3 वाली रोज में क्या आएगा 3 के लिए बोलो तो क्या 3 के लिए हम बात करें 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 पे 6 आया तो 6 पे हो गया 0.
3+4 पे 7 आया तो 7 में से 6 गया 1, 3+5 8, 8 में से 6 गया 2। समझ में आ गया? उसी तरह बाकी की दोनों रोज बना सकते हो आप। जहाँ पे एडिशन 6 से कम आया वहाँ पे वो लिख देने का, जहाँ पे एडिशन 6 या 6 से ज़्यादा है तो वो दोनों ऐड करके उसमें से 6 माइनस करेंगे। क्लियर? ओके, अब इससे आगे जाएंगे। अब टेबल पर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो डज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो वो टेबल सही निकाल सकते हो। कैसे निकालने का? जो आपने ओरिजिनल रो ली थी ना 0 1 2 3 4 5, वो रो जिस एलिमेंट के सामने रिपीट हो उसकी एग्जैक्ट इमेज, दैट विल बी आइडेंटिटी। तो वो नीचे 0 पे ही रिपीट हो रहा है, देखो 0 में ही वही रो रिपीट हो रही है 0 1 2 3 4 5, यानी कि A*0 इक्वल टू A+0। ए खुद और A 6 से लेस है तो A+0 A ही आएगा, यानी कि A*0 इज इक्वल टू 0* A इक्वल टू A आ रहा है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 आपका क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? ओके, अब इनवर्स। इनवर्स के लिए जब हम बात कर रहे हैं तब इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो जिन दोनों का एडिशन 0 आए वो एक दूसरे के इनवर्स। यहाँ पे 0 आया तो 0 और 0 का स्टार्ट क्या दे रहा है? 0। तो देयरफॉर 0 का इनवर्स 0 होगा। सिमिलरली देखो 1 और 5 0 दे रहे हैं तो 1 का इनवर्स 5 होगा। 2 और 4 0 दे रहे हैं तो 2 का इनवर्स 4 होगा। 3 और 3 0 दे रहे तो उसका इनवर्स 3 का इनवर्स 3 होगा। बट ये डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए हम प्रॉपर मेथड से अब ये डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? A*B इज इक्वल टू A+B और A+B -6 है तो हम यहाँ पे वही करेंगे। A*A इनवर्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। तो एक बार A*A इनवर्स इज इक्वल टू मैंने लिया A+A इनवर्स -6, उस पर से A इनवर्स सब्जेक्ट बनाया तो A इनवर्स मिल गया 6 - A। तो उसमें A क्या नहीं हो सकता? 0। 0 पे वो 6 आएगा तो वो नहीं चलेगा, तो A 0 नहीं हो सकता। बाकी सब के लिए A इनवर्स होगा 6 - A। अब अब दूसरा वाला केस ले। दूसरा वाला केस यानी कि A*B इज इक्वल टू A+B, यानी कि A*A इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो क्यों? आइडेंटिटी लेना है ना, तो A इनवर्स इज इक्वल टू A। किसके लिए वो होगा? तो सिर्फ 0 के लिए होगा। 1 का इनवर्स 1 नहीं है, सिर्फ 0 के लिए वो उसका इनवर्स 0, यानी कि 0 इनवर्स 0। बाकी सब के लिए इनवर्स क्या होगा? 6 - A। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। F एंड G दोनों A to B दिए हुए। फिर से बुलाओ। फंक्शन हैज़ बीन गिवन F फ्रॉम A to B, G ऑल्सो हैज़ बीन फ्रॉम A to B। दोनों फंक्शन कहाँ से कहाँ दिए हुए हैं? आपको A to B डिफाइन करते दिए हुए, यानी कि दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का कोडोमेन भी सेम है। क्लियर? अब ये दोनों फंक्शंस के में दिए हुए अलग अलग फॉर्म में। एक दिया हुआ है x² - x, दूसरा दिया हुआ है 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x - 1/2 -1। 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x - 2 -1 दिया हुआ है। अब करना क्या है? तो डोमेन यहाँ पे -1 0 1 2। हमें चेक करना है कि दोनों फंक्शन सेम है या नहीं है। कोई भी दो फंक्शन इक्वल तब होते तो उसके लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट, दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए। सेकंड, दोनों के कोडोमेन भी सेम होने चाहिए। और थर्ड, डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए आंसर भी सेम होना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए आंसर मस्ट बी द विच वन सेम। Then we can say that what function are equal। तो अब यहाँ पे
वैल्यू डाल के हम फंक्शन वैल्यू निकाल देते हैं। तो सिंपल है ना, पहले में फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम एक्स की वैल्यू 0 1 -1 और 2 डाल देंगे। 0 डालोगे तो एफ ऑफ 0 0 स्क्वायर माइनस 0 0 आएगा। फिर -1 डाला तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस -1 तो आंसर आया 2। इसी तरह 1 डाला तो 1 पे 0 आया, 2 डालने पे 2 स्क्वायर 4 -2 2 आया। तो यानी कि ये आपके एफ के आंसर हुए। अब किस में डालेंगे यही वैल्यू, जी के लिए, जी ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 डालो, 2 इंटू 0 -हाफ, -हाफ हुआ, 0 -हाफ का मतलब, बट उसका मॉड्यूलस हाफ, तो 2 इंटू क्या होगा, हाफ आएगा, तो वो 2 इंटू हाफ 1 माइनस पीछे भी 1 है ना, तो 1 -1 0 आया। इसी तरह सभी में वो वैल्यू डालने पे आंसर सेम ही आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन हैव बीन द इक्वल। क्लियर अबाउट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एफ आर टू आर सिग्नम फंक्शन है। What do you mean by the signum function? In the 11th standard, you learned this one. Signum function, that means such a function where f of x have the 3 possible answers. f of x के कितने possible answers है? 3, +1, 0, -1। कितने possible answers हो सकते हैं? सिर्फ 3। कोई भी पॉजिटिव x के लिए आंसर आएगा 1, 0 पे 0, और नेगेटिव के लिए एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा -1। समझ में आया? दैट इज योर एफ। 18th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब उसमें जी बॉक्स फंक्शन है, इंटीजर पार्ट फंक्शन। इंटीजर पार्ट फंक्शन का मतलब कोई भी डेसिमल वैल्यू डालो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला इंटीजर होगा वो आपका आंसर आएगा। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला इंटीजर होगा वो आपका आंसर आएगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि 0 to 1 में डस एफ एंड जी कोइंसाइड, यानी कि 0 to 1 में एफ और जी के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, वो चेक करना है। किसके? एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। किसकी बात कर रहा हूँ? एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो अब अगर x में 0 to 1 ले रहा हूँ, क्लियर? किस में? ओपन, मैंने क्लोज इंटरवल 1 था, बट 1 में अलग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपन 0 to 1 के लिए बात कर रहा हूँ। ओपन 0 to 1 में x मोर देन 0 हुआ तो f का आंसर आएगा 1, और 0 to 1 में कोई भी डेसिमल नंबर डालो, 0.1 लेफ्ट हैंड साइड जाओ 0 आंसर, 0.9 लेफ्ट हैंड साइड जाओ 0 आंसर, यानी कि 0 to 1 के में कोई भी नंबर डालोगे g का आंसर 0 होगा। क्लियर? अब इसमें मैं एफ ओ जी निकाल रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? 0 to 1 के लिए हो, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवेयर एल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेन योर एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो एफ ओ जी में जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 0। क्लियर? अब हम बात करेंगे जी ओ एफ की। किसकी बात करेंगे? जी ओ एफ में x 0 to 1 के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई 1, तो g ऑफ 1 यानी कि बॉक्स ऑफ 1 1, दोनों सेम नहीं है यानी कि ओपन 0 to 1 में एफ ओ जी जी ओ एफ को इनसाइड नहीं होते। हाँ, एग्जैक्ट 1 पे एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों की वैल्यू 1 आती है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू सी। Okay, next part that we have to see, that is the rules that I am explaining are very important for the MCQs. ये डायरेक्ट MCQs के आंसर लिखने की फॉर्मूलाज ही है, सो एज अ फॉर्मूला लर्न कर लेना। ये ऑल द फॉर्मूलाज हैज बीन ऑब्टेन बाय यूजिंग द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड्स। सारी फॉर्मूला ऑब्टेन की हुई है बाय यूजिंग अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्लियर? बट अभी यू हैव टू जस्ट रिमेम्बराइज दिस फॉर्मूलाज मेनली। कैसे आ रही है दैट वी विल सी इन द अनदर वीडियो गाइड। एट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउ डज फॉर्मूला हैज बीन कम,
दैट विल बी अकर इन अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के JEE के लेक्चर्स में ये सारे पोर्शंस में एक्सप्लेन करूँगा, बट एट नाउ ये एज अ फॉर्मूलाज आपको फंक्शन के लिए लर्न करनी है. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी दैट इज फंक्शन नॉर्मली डिफाइन होता है A to B, तो सेट A में n एलिमेंट और सेट B में m एलिमेंट लो, तो A to B वाले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं m⁻n, यानी कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट हो वो बेस में उसके पावर में डोमेन. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की फॉर्मूला है कोडोमेन रेज टू डोमेन. क्या याद रखना है फिर से, टोटल नंबर ऑफ कितने डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल है राइट, जब डोमेन और कोडोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. ये सारी फॉर्मूलाज इसीलिए है जहाँ पे सेट्स में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. तो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्मूला होगी दैट विल बी अ विच वन, द कोडोमेन रेज टू डोमेन. क्या होगा, कोडोमेन रेज टू डोमेन. क्लियर अबाउट इट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन. अब ये जितने भी फंक्शंस बने उसमें से कितने 1 फंक्शंस होंगे, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन में याद रखना है, अगर डोमेन में कम एलिमेंट हो, कोडोमेन में ज़्यादा, यानी कि m greater or equal to n. If your codomain have a more element than the domain, if your codomain have more element than the which one domain, then the what total number of 1 function will be m(p(n). क्या होगा, m परम्यूटेशन n, यानी कि m से एक एक डिक्रीज होके कंटिन्यूस नंबर लिखो, m-1, m-2, m-3, सो ऑन कंटिन्यूस नंबर्स लिखते जाओ n टाइम्स. कितनी टाइम्स, n टाइम्स. उतने आपके 1 फंक्शन होंगे. इसमें ध्यान रखना, अगर m और n इक्वल है, m और n इक्वल है, तो m(p(m) और n(p(n) n फैक्टोरियल 1 फंक्शंस होंगे. क्लियर? और अगर उल्टा, यानी कि व्हाट डोमेन हैव द मोर एलिमेंट देन द कोडोमेन, डोमेन के पास ज़्यादा एलिमेंट है, कोडोमेन के पास कम एलिमेंट है, देन there will not be any 1 फंक्शन. एक भी 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है. क्लियर? ये सब फाइनाइट सेट के लिए हो, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट्स में नहीं है, इसमें 4, 5, 10, 100 बट फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, उसके लिए ही बात हो रही है. सिमिलरली ऑन टू फंक्शंस के लिए बात करो, तो ऑन टू फंक्शंस में क्या होगा, तो ऑन टू फंक्शंस में इतना याद रखना है, व्हाट डज यू हैव टू रिमेम्बराइज इन द ऑन टू फंक्शन. तो ऑन टू फंक्शंस में अगर कोडोमेन में कितना क्या हो, कम एलिमेंट हो, डोमेन में ज़्यादा, कोडोमेन हैव अ लेस एलिमेंट, डोमेन हैव अ मोर एलिमेंट, तो ऑन टू फंक्शन हो सकती है. फॉर्मूला है सिग्मा r इक्वल टू 1 to m. सिग्मा यानी कि समेशन, r की वैल्यू 1 से लेके m तक डालनी है, -1⁻m-r into mcr into r⁻n. बट उल्टा, अगर डोमेन में क्या हो, कम एलिमेंट हो, कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट, तो बट ऑब्वियस है डोमेन के सारे एलिमेंट कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, बट कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है तो 1, 2, 4 एलिमेंट या जितने भी ज़्यादा है वो एलिमेंट बच जाएंगे, तो एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता. और यहाँ पे अगर m और n इक्वल हो, फिर से बोला हो, m और n क्या हो, इक्वल हो, तो m और n हैव बीन द विच वन सेम, द नंबर ऑफ विच वन 1 इफ m इज इक्वल्स टू n हो, तो जो भी 1 फंक्शन होंगे वो ऑन टू होगा, या जो ऑन टू फंक्शन होगा वो 1 होगा. और ऐसे टोटल n फैक्टोरियल फंक्शन हो सकते हैं. हाँ, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोडोमेन और डोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि वो फंक्शन हर बार 1 ऑन टू होगा ही. बट अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके डोमेन और कोडोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो 1 है तो वो ऑन टू होगा ही. अगर वो ऑन टू है तो वो 1 होगा, यानी कि वो बाइजेक्टिव होगा. क्लियर?
और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो तो वो या तो 1 1 हो सकता है या तो 1 2 या कोई भी नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है। गाइड। सो नाउ उस ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं, n फैक्टोरियल फंक्शंस ऐसे बना सकते हो जो 1 1 ऑन 2 हो। बट फिर से बोल रहा हूँ, अगर m और n इक्वल हो तो नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे फंक्शन 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव हो ही। ऐसे n फैक्टोरियल फंक्शन हमें मिल सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो। क्लियर? m इक्वल्स टू n के लिए बात की। नेक्स्ट वन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कोडोमेन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो, नंबर ऑफ बी 2, तो उसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की फॉर्मूला होगी 2n-2। बट इसमें भी ध्यान रखना है कि आपके डोमेन में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो 2n-2 ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन, सपोज नंबर ऑफ ए यानी कि सेट ए में n एलिमेंट हो, देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विल बी इक्वल्स टू n⁻n²। कोई भी सेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार किस पे डिफाइन होता है? ए पे। ए क्रॉस ए टू ए डिफाइन होता है, तो उसका डोमेन हुआ ए क्रॉस ए, कोडोमेन हुआ ए। तो यही फॉर्मूला लगी, कोडोमेन रेस टू डोमेन, तो n⁻n² बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं। क्लियर? सेट ए में n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विल बी n⁻n²। इज देयर एनी प्रॉब्लम? और ये जितने भी बाइनरी ऑपरेशन बने, उन बाइनरी ऑपरेशन में से n⁻n² प्लस n/2 ऑपरेशंस कम्यूटेटिव हो सकते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, n⁻, कितने? n² प्लस n होल डिवाइड बाई 2, इतने ऑपरेशन कम्यूटेटिव, बाकी के ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होंगे। कितने ऑपरेशन कम्यूटेटिव बन सकते हैं? n⁻n² प्लस n/2। क्लियर? एंड द लास्ट वन, नंबर ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला है 2n²। नंबर ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला है 2n²। Is there any problem? This has been completing the chapter number 1 of the 12th standard. In the next video, we will start with the next chapter, another chapter. Clear?